स्टूडेंट्स आपको नए लेक्चर के साथ और नए दिन के साथ आपको प्लीज़ चैनल पे खुशामदीद करते हैं। जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरा तो ऐसे ऐसे हमारे बोर्ड के इम्तिहान करीब आते जा रहे हैं, तो इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट भी करते चले। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था तो उसका हमारा नंबर 2 है, इस पर हमने चैप्टर नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस पर हम अपने रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन चंद एक आते होते हैं, ज़्यादा चांसेस इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स आने के जो इसकी पेयरिंग स्कीम बनती है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम वो पेयरिंग स्कीम भी डिसाइड करेंगे कि उन बच्चों के लिए जो जिन बच्चों ने पूरा साल नहीं पढ़ा उनके लिए एक अलग से पेयरिंग स्कीम होती है। अगर वो उस पेयरिंग के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन की, अपनी तैयारी की है, तो आपके बोर्ड में इंशाल्लाह इजीली 60% या 65% या 70% भी आपके मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो हम अपने चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हमारे इस चैप्टर का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 12 टाइम बोर्ड में रिपीट हुआ है। कहता है व्हाट आर कन्वर्जिंग लेंस इज फॉर्म ऑफ विजुअल लेंस। कहता है कि आपने इसकी कंडीशन बतानी कि इसकी कन्वर्जिंग लेंस की ये किस हालत में या किस कंडीशन में ये विजुअल लेंस की तरह का होता है, ये विजुअल लेंस बन जाता है। अच्छा, कहता है when an object is placed among principal focus and optical center the image format will be virtual। कहते हैं आपकी इमेज तब विजुअल होगी जब उसका फोकस पॉइंट क्या होगा, फोकस पॉइंट पर फोकस के दरमियान उसके ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान इमेज बन रही होगी। जो इमेज उसके फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक विजुअल इमेज बन रही है जिसे हम बोलते हैं मजाजी। मजाजी इसका मतलब है, इसका मीनिंग है मजाजी, ठीक है, वो एक आपको बोलते हैं विजुअल इमेज। अच्छा, इसी तरह हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में भी आता होता है, ये 10 टाइम्स आपको रिपीट हो। इससे ऊपर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, वो आपने लाजमी भी उसको प्रिपेयर करना है। कहता है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियरेस्ट देन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहते हैं क्या होता है, एक शख्स है वो क्या कर रहा है, उसको तकलीफ पेश आ रही है, उसको तकलीफ आ रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट जो उसके करीब पड़ा हुआ है उसको आसानी से देख नहीं पा रहा, ठीक है। ऐसा शख्स जिसको अपनी करीब पड़ी हुई चीज को देखने में तकलीफ पेश हो उसे हम क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस। अच्छा जी, अगर बस क्या फार साइडनेस। कहते हैं द डिसएबिलिटी ऑफ आईज to form distinct image of neighboring object and its own retina। यहाँ पे own आना, अच्छा जी। कहता है द डिसेबिलिटी ऑफ आइज। कहता है कि आपकी जो आंखों की डिसेबिलिटी है वो क्या होती है कि वो एक आप दूर से देख रहे हैं लेकिन आप जिस चीज को देख रहे हैं उसकी जो इमेज है वो आपके रेटिना पे सही नहीं बन पाएगी। वो जो आपको इमेज है वो क्लियरली वो जो पिक्चर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी जो कैप्चरिंग है वो आपकी रेटिना पर सही तरीके से नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं, फारनेस ऑफ आई, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हमारा है डिफाइन द रिजॉल्विंग पावर एंड द मैग्नीफाइंग पावर। ये आपका 50 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है और मैग्नीफाइंग पावर उसको आपने डिफाइन करना है कि इट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्स। कहता है कि आपने करना है, आपने बताना है एक काबिलियत है किसकी, फर्क करने के दरमियान दो एक करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट के दरमियान फर्क करने की जो खासियत है, जो काबिलियत है उसे क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। जैसे किसी भी रिजॉल्व चीज को कोई भी चीज जब रिजॉल्व तब होती है जब उसमें दो चीजें आपस में मिल जाती हैं। इसी तरह दो ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उनके दरमियान भी फर्क करने की जो पावर है उसे क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। इसमें हमारे पास कौन सी, मैग्नीफाइंग पावर, द रेशियो ऑफ एन एंगल सबटेंडेड by image as seen through optical device to that subtended by object at an added eye। कहते हैं क्या हमारे पास एक ऐसी मैग्नीफाइंग पावर, एक ऐसी पावर है जो हमारे पास एक इमेज को इस तरह बड़ा करके दिखाती है या हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज को हमें इस तरह करके दिखाएगी
जो हमारी आंख से ओझल होगा। फर्ज करें अब अक्सर हम लैब्स के अंदर भी या हम अपने स्कूल्स के अंदर भी हम अक्सर मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं, जो हम इसलिए उसको यूटिलाइज करते हैं वो ऑब्जेक्ट जो हमें अपनी आंख एंड आई जो हमारी नंगी आंख होती है, ये जो अपनी सिंपल आंख से उसको नहीं देख सकते, उस ऑब्जेक्ट को हम अपने मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग पावर की वजह से उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। आगे हमारा ये इसकी पावर लिखेंगे F इज इक्वल टू थीटा ओवर थीटा आर। थीटा ये जो है थीटा ओवर थीटा आर क्या होगा इसका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा है डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड यूनिट। ये भी आपका मोस्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन करें पावर को और उसका पावर ऑफ लेंस एंड उसका यूनिट आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रिपीट होता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी आपका ये बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होगा। ये 50 टाइम्स आया हुआ है बोर्ड के अंदर। तो ये बात नहीं कि सिर्फ लाहौर बोर्ड में, ये डिफरेंट बोर्ड्स में भी क्वेश्चन बार बार बच्चों से पूछा जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि यार ये इस साल आया तो अगले साल नहीं आएगा। नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर बार बार बच्चे को देता रहता है ताकि बच्चे के साथ हेलो हाय रहे, ताकि बच्चे जो पावर ऑफ लेंस है उसके साथ ताकि बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट भी आता हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो चैप्टर 3 है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और टिपिकल चैप्टर है जिसको अक्सर बच्चों को प्रिपेयर करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा जी, कहता है द पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कहता है पावर लेंस आपको क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ। जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 ओवर F। ये किसके रेसिप्रोकल है, फोकल ऑफ लेंथ के। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या है, डायऑप्टिक इसका यूनिट है 1 इज इक्वल टू 1 पर मीटर। जो मैं आपको लिखा हुआ है इसका आपने यूनिट फार्मूला और यूनिट आप इसका लाजमी याद रखना है। अक्सर आपसे ये एमसीक्यूज में भी वो आपसे ये सवाल कर सकता है। अच्छा, इसी तरह हमारा अब ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के लिए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें से अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो ज्यादा चांसेस है इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स दे दे या कोई एग्जांपल भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। तो उसकी अपने चैप्टर की अपने छांटी की और छांटी करके हम इसमें से कुछ बेसिक चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालें ताकि आप बच्चे जो परेशान है जिसमें कि सप्ली में कंपार्ट के सप्ली में आ जाए, अगर वो अपनी इस वे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल नंबर 12.2 इंपॉर्टेंट है, 12.3 इंपॉर्टेंट है और 12.4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल समटाइम्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर पे आई हुई है, तो आपने अपनी बुक से ये लाजमी प्रिपेयर करनी है और अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। इसी तरह हमारे पास जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये वाले, ये आपको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स पे 12.1, 12.3, 12.4, 12.10 और 12.12 ये आपके 5 न्यूमेरिकल हैं। इनमें से भी 3 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट 12.4, 12.10 और 12.12 ये न्यूमेरिकल आपके ऐसे न्यूमेरिकल है जब आपकी पेयरिंग बनती है चैप्टर की, तो अगर तो आपका पेयर बना है 12, 16 और 10 चैप्टर का, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 10 चैप्टर से या 6 चैप्टर से आपको थ्योरी दे दे और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल दे दे, तो वो पेयरिंग अब हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स है और जो एग्जांपल है वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, तो आप इसको लास्ट में प्रिपेयर करें ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ फिजिक्स की सिलेक्टिव प्रिपेयरिंग, ये नहीं कि जो एक प्रिपेयरिंग होती है जो बोर्ड की अकॉर्डिंग होती है वो तो हर बच्चे की होती है, हम वो प्रिपेयरिंग देंगे बच्चों को, हम वो पेयरिंग स्कीम देंगे ताकि वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल में पढ़ा वो उस पेयरिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करके अपने जो मार्क्स है उसको आसानी से सेव कर सके और इजीली बोर्ड में पास हो जाए। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।